अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल माय डेली ट्यूटर। आज हम क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेक्शन सी डिटेल क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। मैं इनके तमाम क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाऊंगी, मार्क भी करवाऊंगी, जिससे आप अपने नोट्स खुद से बना सकते हैं और साथ ही साथ इसको एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको इनको याद करने में आसानी हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है, आपसे कह रहे हैं गिव द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स बताने हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स होते क्या। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं इसको थोड़ा सा आपको जो मैंने सेक्शन बी में एक्सप्लेनेशन दी है उसको थोड़ा सा रिवाइज़ करवाना चाहूँगी ताकि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है उसके बारे में आइडिया हो, देन आप इसके करेक्टरिस्टिक्स बता सकते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है, देखिए पहले जो है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक थ्योरी आई थी जिसे हम वाइटल थ्योरी कहते थे, जिसके अंदर कहा जाता था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से पाई जाती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के टिश्यूज से पाई जाती है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? अच्छा, इन सब चीज़ों के अंदर कार्बन मौजूद होता है, ये तो आपको पता ही होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो मेन एलिमेंट है वो कार्बन है। तो पहले एक थ्योरी आई थी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से पाई जाती है। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं? दो तरह के होते हैं जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक एनिमल और एक प्लांट। ठीक है, और इसके साथ एक और बात बताई गई थी कि इसको हम लेबॉर्ट्री में सिंथेसाइज नहीं कर सकते, इसको लेबॉर्ट्री में नहीं बना सकते, और ये सिर्फ एनिमल्स और प्लांट्स के टिश्यू में पाई जाती है। लेकिन बाद में क्या हुआ, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसे लेबॉर्ट्री में तैयार करके दिखाया, जिसके बाद से इसकी डेफिनेशन चेंज हो गई। इससे डेफिनेशन न्यू ये आई कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री है जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो, यानी कि हाइड्रोकार्बन्स की केमिस्ट्री को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स की केमिस्ट्री जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। अब हमें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी खुसूसियात बतानी है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्या क्या खुसूसियात हैं, जैसे कि इसकी सोर्सेस कहाँ से पाया जाता है, ये सॉल्युबल कितने हैं, और ये इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा, बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, ये तमाम चीज़ें जो है हमें डिस्कस करनी होंगी। इसके जवाब के लिए आप अपने बुक के पेज नंबर 34 को ओपन करेंगे। देखें, जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके अंदर तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 आपको कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दिए हुए हैं। आपने क्या करना है, अगर लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए याद करना है तो 6 कैरेक्टरिस्टिक्स याद कर लिएगा, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए 4 भी लिखना इनफ है। मैं आपको सारे एक्सप्लेन कर देती हूँ, जो भी आपको पसंद आए आप उसको अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर देना। अच्छा, सबसे पहला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सोर्स कहाँ से मिलता है। अभी हमने समझा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो लिविंग थिंग्स से मिलता है, लाइक प्लांट्स एंड एनिमल। तो इसकी सोर्स क्या हो गई? प्लांट्स एंड एनिमल। यही बात लिखी हुई है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑब्टेन फ्रॉम द लिविंग थिंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड मिनरल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इसकी कॉम्पोजिशन, ये बने हुए कैसे हैं, ये भी हमने डिस्कस कर लिया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो एलिमेंट्स होते हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन होता है। इसके अलावा और भी एलिमेंट्स इसमें पाए जाते हैं लेकिन कम मिकदार में। तो इसको हम यहाँ से लिखेंगे, कार्बन इज द की एलिमेंट, बेसिक एलिमेंट कार्बन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। आफ्टर कार्बन मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज इज हाइड्रोजन, कार्बन के बाद ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला हाइड्रोजन है। इसके अलावा जो है इसके अंदर हैलोजेंस भी हो सकते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एलिमेंट्स, ये तमाम चीज़ें पाई जाती हैं। तो ये हमने इसकी कॉम्पोजिशन पढ़ ली। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इसकी सॉल्युबिलिटी, ये सॉल्युबल कितने होते हैं, डिज़ोल्व कितने होते हैं। तो देखें, ये ना एक थ्योरी को पे ऊपर उतरते हैं जिसे हम कहते हैं लाइक डिज़ोल्व लाइक डिज़ोल्व लाइक। इस थ्योरी के मुताबिक बेटा एक जैसी चीज़ें एक जैसी चीज़ों में डिज़ोल्व होंगी। जैसे पानी वाली चीज़ों में पानी वाली चीज़ें डिज़ोल्व होंगी और जो ऑयली चीज़ें उसमें ऑयली चीज़ें डिज़ोल्व होंगी। आप पानी के अंदर ऑयल को डिज़ोल्व करना चाहें तो ऑब्वियस है वो नहीं डिज़ोल्व हो सकता। तो इसको हम एक और चीज़ इसका नाम देते हैं कि पोलर पोलर में डिज़ोल्व होगा, नॉन पोलर नॉन पोलर में। उसकी मिसाल इसी तरह से कि वाटरी चीज़ें एक साथ और ऑयली चीज़ें एक साथ। तो यही आप इसकी डेफिनेशन में लिख लेंगे, अकॉर्डिंग टू लाइक डिज़ोल्व लाइक रूल, ऑर्गेनिक कंपाउंड
कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। आप इसको यहाँ तक मार्क कर सकते हैं। ये इसकी सॉल्युबिलिटी हो गई। इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, मतलब कितनी तेज़ी से ये मेल्ट हो सकते हैं या कितनी तेज़ी से ये बॉयल हो सकते हैं। तो आप याद रखें, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है, बहुत आराम से जो है ये पिघल भी जाते हैं और बॉयल भी हो जाते हैं। जैसे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की मिसाल ले लें, कोयला, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो आप देखें कोयला ईजिली जल जाता है। पेट्रोल है, वो तो बहुत ही तेज़ी से आग पकड़ लेता है। तो इनका बॉयल भी तेज़ी से हो जाता है। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। क्यों? क्योंकि ये कोवलेंट बॉन्ड से बने हुए होते हैं। हमेशा याद रखें, आयनिक बॉन्ड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट शार्प होते हैं, तेज़ होते हैं, और कोवलेंट बॉन्ड के वीक होते हैं। तो नेक्स्ट है रेट ऑफ रिएक्टिविटी। अच्छा, ये रिएक्शन थोड़ा सा स्लो करते हैं, इनको बहुत कंडीशंस की ज़रूरत होती है। प्रॉपर प्रेशर, प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए होता है, ये तभी जो है वो रिएक्ट करेंगे। तो इनका रिएक्टिविटी भी क्या होती है? स्लो होती है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे करते हैं? ये नॉन कंडक्टर्स होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। कंवर्जन जलने में अच्छा, कंवर्जन में बहुत अच्छे होते हैं, जलने में बहुत अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनी ही कार्बन से, और कार्बन तो जलता है। आपको पता है कार्बन के अंदर खुसूसियत है कि वो बर्निंग फैक्टर होता है। जैसे कोयला प्योर कार्बन की शक्ल है, तो कोयला जलता है तो जलता ही जाता है जब तक वो राख ना हो जाए। तो इसकी कंवर्जन बहुत अच्छी होती है। ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर more combustible and burn in presence of oxygen due to high percentage of carbon। कार्बन की ज़्यादा होने की वजह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अच्छे से अपने आप को जलाते हैं, बर्न करते हैं। इसके बाद ये स्टेबल कैसे होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड आर लेस स्टेबल ऑन हाई टेम्परेचर एज़ कम्पेयर टू इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कम स्टेबल रह जाएंगे, मतलब इतना ज़्यादा पायदार नहीं होंगे, इतना स्टेबल नहीं होंगे एज़ कम्पेयर टू इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ हमने इसके तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं इसके बारे में बताना है। अच्छा, इसके लिए मैंने एक छोटी सी आपको पहले बात बता दूं कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या फ़र्क है। देखिए, सैचुरेटेड जो है ना वो अल्केन्स उसमें पाए जाते हैं, और अनसैचुरेटेड जो है ना वो उसमें अल्कीन्स और अल्काइंस। अगर आप सोच रहे हो कि अल्केन, अल्कीन, अल्काइन क्या है, तो इसके लिए आप इसके शॉर्ट क्वेश्चंस की वीडियो देखें जिसमें मैंने इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। आप वहाँ से समझें तो आपको आसानी होगा। यहाँ मैं आपको शॉर्टली बता देती हूँ कि अल्केन, अल्कीन, अल्काइन क्या होते हैं। अगर कार्बन्स के बीच में सिंगल बॉन्ड्स हैं तो वो अल्कीन है, और कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो वो अल्कीन या अल्काइन है। इतनी बात आपको समझ आई। तो सैचुरेटेड क्या होते हैं? अल्केन्स ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, और अनसैचुरेटेड डबल और ट्रिपल बॉन्ड यानी कि अल्कीन और अल्काइन से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको समझते हैं। इसका जवाब आपको बुक के पेज नंबर 44 में मिलेगा। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेन कार्बन विद सिंगल बॉन्ड। देखिए, इसमें सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन पाए जाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको डायग्राम बना के दिखाई कि कार्बन का कार्बन से सिंगल बॉन्ड। इसमें क्या होता है? अनसैचुरेटेड में कार्बन कंटेनिंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन जिनके बीच में डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो वो इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि अल्कीन्स और अल्काइंस। इसमें क्या होता है? द वैलेंसी ऑफ ऑल द कार्बन्स आर फुली सेटिस्फाइड विद सिंगल बॉन्ड। इसमें कार्बन की वैलेंसी जो है वो कम्प्लीटली सेटिस्फाई होती है सिंगल बॉन्ड से। इसका मतलब क्या है, समझे। देखिए, कार्बन एटम है ना, उसके पास 4 वैलेंसी होती है, यानी कि 4 स्पेसेस होती है जहाँ से वो बॉन्डिंग बना सकता है। तो इसकी जितनी भी वैलेंसीज़ हैं वो सिंगल बॉन्ड के साथ ऑक्यूपाइड होती है, मतलब हर तरफ से सिंगल बॉन्ड बनाएगा ये, किसी भी कार्बन से भी या किसी हाइड्रोजन से। और अनसैचुरेटेड में क्या होता है, वो या तो देखें 4 वैलेंसीज है ना, एक तो उसने डबल बना ली, फिर इसके बाद कितनी वैलेंसी बचेगी? अगर मैं इसकी बात करूँ तो देखिए सिर्फ 2 बचेंगी। 2 तो इसने कार्बन से बना ली, तो अब इसके पास 2 बचेंगी हाइड्रोजन से बनाने के लिए। अब इसके पास भी 2 बचेंगी। ठीक है, और या अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो इसने अगर 3 ही कार्बन से बना लिए बेटा, तो अब इसके पास एक ही बचेगी ना हाइड्रोजन से बनाने की, इसके पास भी एक ही बचेगी हाइड्रोजन। तो इसका मतलब ये था कि अनसैचुरेटेड जो हैं वो फुली जो है वैलेंसीज ऑक्यूपाइड होती है सिंगल बॉन्डिंग बनाने से। और डबल और ट्रिपल में क्या होता है, वो डबल बॉन्डिंग या ट्रिपल बॉन्डिंग से भी उनकी वैलेंसीज ऑक्यूपाइड होती हैं। ये पॉइंट समझ आ गया। इसी से रिलेटेड इसका थर्ड पॉइंट भी है। देखिए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैव लेस अमाउंट ऑफ कार्बन एंड हाई अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन। इसी के बरक्स अनसैचुरेटेड में क्या होता है, इसमें कार्बन की अमाउंट जो है वो ज़्यादा होती है, इसमें कार्बन की अमाउंट कम है, इसमें ज़्यादा। क्यों? देखें, इसमें देखें एक कार्बन ने अगर दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड बनाया हुआ है तो देखें इसमें हाइड्रोजन कम हो गए,
अगर इसमें ट्रिपल बॉन्ड बनाया हुआ है तो देखिए इसमें और हाइड्रोजन और कम हो गए, लेकिन इसमें क्या है, कार्बन कम है, दूसरी चीज़ें हाइड्रोजन ज़्यादा हैं। अगर मैं तीनों तरफ हाइड्रोजन लगा दूँ, सिंगल सिंगल बॉन्डिंग, हाइड्रोजन ज़्यादा हैं। तो इसमें क्या होता है बेटा, इसमें कार्बन की तादाद कम होती है सैचुरेटेड में, और इनमें कार्बन की तादाद ज़्यादा होती है। नेक्स्ट सवाल क्या है, ये लेस रिएक्टिव होते हैं, ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ये जब बर्न होते हैं तो ये ब्लू फ्लेम के साथ बर्न होते हैं, और ये जब होते हैं बर्न तो ये सॉफ्ट येलो फ्लेम के साथ बर्न होते हैं। इनकी एग्जांपल्स है, जैसे मैंने आपको दी थी अल्केन, और इसकी एग्जांपल्स हैं अल्कीन्स और अल्काइंस। और ये इसमें अल्केन का जनरल फार्मूला और एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं, आप चाहें तो ये पॉइंट करें और चाहे तो यहाँ से लेके यही पॉइंट लिख लें, इनफ है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अच्छा, अभी तक जो हमने दोनों सवाल पढ़े थे ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। थर्ड सवाल में जो है ना आपसे पूछा गया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की सोर्सेज के बारे में बताएं, ठीक है, जहाँ से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं। जैसे हमें कोयले से ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलता है, पेट्रोलियम से मिलता है, नेचुरल गैस से ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलता है। आपको ये सोर्सेज एक्सप्लेन करनी है। इसमें से ये दो जो हैं आप याद कर लें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोल और पेट्रोलियम। नेचुरल गैस आप कर लें तो ठीक है, लेकिन ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पे आप ज़रूर फोकस कीजिएगा। अगर आप याद करें तो इनको स्किप नहीं कीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन से। ओके जी, सबसे पहला है आपके पास कोल। इस कोल से जो है आपको बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं, तो यही बात हमने स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। देखिए, आप इसको यहाँ से लेके यहाँ तक मार्क कर लें, शॉर्ट कर लें, आप इसको याद कर लेंगे। कोल इज़ मेड अप ऑफ वेरियस हाइड्रोकार्बन। कोल जो है वो बहुत सारे हाइड्रोकार्बन से मिलके बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है सॉलिड फॉसिल फ्यूल्स की। फॉसिल फ्यूल्स आपको पता होगा कि पुराने ज़माने में जो एनिमल्स, जो प्लांट्स मर गए थे, उन पर सदियाँ गुजर गई थी, उसके बाद वो किस में कन्वर्ट हो गए थे, वो पेट्रोलियम में या वो कोल में कन्वर्ट हो गए थे, जिनको हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं, जैसे आज हम गैस, पेट्रोल, इन सब चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है सॉलिड फॉसिल फ्यूल्स की हमारे लिए। और ये हमें कहाँ मिलता है, ये हमें मिलता है, इट कैन बी फाउंड डेप्थ बीनीथ द अर्थ सरफेस। ज़मीन के बहुत अंदर जाके हमें जो है ये मिलता है। अच्छा, ये बना कैसे है बेटा, जो प्लांट्स थे ना, बहुत कदीम ज़माने के प्लांट्स, जब वो ख़त्म हुए, तबाह हुए, तो वो क्या हुए, ज़मीन में दफन होते गए। उसके बाद उनके ऊपर केमिकल रिएक्शन होता गया, उसके अंदर केमिकल, उनका प्रेशर बढ़ता गया, ज़मीन ने उसके ऊपर प्रेशर बढ़ाते गए। उसके बाद वो क्या हुआ, जो जंगल था, वुड था, वो पहले एक कार्बन फॉर्म में तब्दील हुआ, जिसे हम पीट कहते थे। उसके बाद लिग्नाइट, उसके बाद लिग्नाइट, और फिर एंथ्रोसाइट। तो एंथ्रोसाइट क्या है, प्योर फॉर्म है कार्बन की। मतलब जितने जैसे जैसे साल गुजरते गए, वो जो वुड था वो एक प्योर कार्बन में तब्दील होता गया। उससे पहले उसने जो शक्लें इख्तियार की थी, जो वो ये थी, जो 60% कार्बन था, 70% एंड सो ऑन 90% कार्बन। तो ये हमने इसको समझ लिया। अब इसको हम पढ़ लेते हैं। कोल जो है वो कोल इज़ फॉर्म इन अ वैरायटी ऑफ फेज, बहुत तरीके से बनता है। अभी हमने देख लिया कि क्या क्या तरीक़ेकार हैं। कोल इज़ सेड टू हैव डेवलप इन नेचर 500 मिलियंस अगो। 500 साल पहले जो है ये कुदरती तौर पर बना गया था। कैसे बना गया था, रिमिनेंट्स ऑफ ट्रीज़ बरीड डीप इनसाइड द सॉइल। जो अभी हमने पढ़ा कि जो ट्रीज़ दफन हुए थे मरने के बाद ज़मीन के अंदर, ये उससे बना था। इनिशियली जो है ये पीच में तब्दील हुआ था। उसके बाद जब इसके ऊपर प्रेशर और केमिकल रिएक्शन बढ़ता गया तो जो पीच है वो फाइनली कन्वर्ट हो गया कोल के अंदर। ठीक है जी, तो ये कोल वाला हमने टॉपिक कर लिया। नेक्स्ट जो है वो पेट्रोलियम है। ओके, पेट्रोलियम पढ़ते हैं। अच्छा, पेट्रोलियम क्या होता है, देखें बेटा, हमारे घर में इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ़ किस्म के ऑयल्स, या हमारी गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले पेट्रोल, डीज़ल, कैरोसिन ऑयल हमारे घर में इस्तेमाल होने वाला है, ये तमाम चीज़ें जो है वो पेट्रोलियम के ज़रिए निकली हैं। ये सब चीज़ें जो है पेट्रोलियम में मिक्स होकर आती हैं। इसके बाद साइंटिस्ट जो है इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के तरीक़ेकार से सबको अलग अलग करते हैं। तो पेट्रोलियम क्या होता है बेटा, एक गाढ़ा सा ब्राउन कलर का या ग्रीन कलर का लिक्विड होता है, जिसमें मैंने जो आपको ऑयल्स बताएं, ये सब ऑयल्स, मिट्टी और इसके अलावा वाटर, सॉल्ट, ये सब मिक्स होता है, जिसको बाद में जो है वो सबको सेपरेट किया जाता है। तो देखिए, यही हमने पेट्रोलियम में पढ़ेंगे। पेट्रोलियम इज़ अ थिक डार्क ब्राउनिश और ग्रीनिश ब्लैक लिक्विड। इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, लिक्विड्स, गैशियस हाइड्रोकार्बन्स टुगेदर विद द वाटर, सॉल्ट एंड इलेक्ट्रिक पार्टिकल्स। इसमें तमाम चीज़ें जो हैं वो मिक्स होते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको अलग करते हैं किस प्रोसेस से, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। अच्छा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में होता क्या है बेटा, देखें, जब हम ये तमाम आपको जो पेट्रोल मिक्स मिलते हैं, होता क्या है, मैं आपको पहले एक पिक्चर बना के दिखाती हूँ।
ये समझे, फ़र्ज़ करें ये एक मशीन है जिसके अंदर ये डिफरेंट डिफरेंट तरह के पाइप लाइन्स लगे हुए हैं। ओके, यहाँ से वो कर्ड ऑयल, वो जो गाढ़ा ऑयल है वो इसके अंदर डाला जाता है। ओके, अब इस ऑयल में आ गया। अब देखिए ये जो ऑयल है ना, इसमें मैंने आपको बताया बहुत तरह के ऑयल्स मिक्स हैं, 5-6 तरह के ऑयल्स मिक्स हैं। अच्छा, सभी ऑयल्स का मेल्टिंग पॉइंट सेम नहीं होता, सब मतलब एक बॉइलिंग पॉइंट सॉरी सेम नहीं होता, सब एक तरह से बॉयल नहीं होंगे। हर कोई जल्दी बॉयल हो जाएगा, कोई थोड़ा देर लगेगा, कोई और देर लगेगा। तो हम जो इसको अलग अलग करते हैं ना, वो डिपेंड करता है इनके बॉइलिंग पॉइंट पे। जो पहले बॉयल हो जाएगा वो क्या होगा, वो पहले स्टीम बन के ऊपर आ जाएगा, वो यहाँ से कलेक्ट हो जाएगा। जो उसके बाद बॉयल होगा वो बाद में कलेक्ट होगा। देन इस तरह से थर्ड नंबर पे, इस तरह से बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से वो सब अलग अलग जो है चैम्बर्स में कलेक्ट हुए जाते हैं। और इस प्रोसेस को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। फ्रैक्शन का मतलब ही हिस्सों में डिवाइड करना होता है। फ्रैक्शन मीन्स हिस्सों में डिवाइड कर देना। तो यही चीज़ हम इसको आगे पढ़ लेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मोस्टली ड्राइव फ्रॉम पेट्रोलियम। ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पेट्रोलियम से मिलते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ वैरायटी ऑफ सब्सटेंस, द मेजॉरिटी विच आर हाइड्रोकार्बन्स। इसमें बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं लेकिन मेजॉरिटी हाइड्रोकार्बन्स पाए जाते हैं, जिनको हम क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज टू सेपरेट दीज केमिकल्स compounds from the liquid mixture depend upon their boiling points range is called यहाँ तक इसको आप याद कर लें, यहाँ तक डिपेंड अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट रेंज। बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सबको अलग करते हैं। पेट्रोलियम हो गया। लास्ट जो है वो गैसेस के बारे, नेचुरल गैसेस के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले इसको मार्क कर लें, इसको आप छोटा सा ही मार्क कर लें, यहाँ से लेके यहाँ तक आप बस इसको यहाँ से लेके यहाँ तक याद कर लें। देखिए नेचुरल गैस क्या होता है, ये मिक्सचर है हाइड्रोकार्बन्स का, बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर होता है। इसका वेट कम होता है, मॉलिक्यूलर वेट जो है इसका कोल और पेट्रोलियम के हिसाब से मुकाबले में कम होता है। अच्छा, इसमें क्या होता है, बहुत सारी गैसेस जो हैं वो साथ में जुड़ी हुई होती हैं, जैसे मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये तमाम गैसेस मिलके जो हैं वो नेचुरल गैसेस बनाते हैं। 95% इसका इन्हीं चीज़ों का मिक्सचर होता है। अच्छा, ये वहीं से आपको मिलती हैं जहाँ से आपको कोल और पेट्रोलियम मिलता है। नेचुरल गैसेस भी वहीं पाई जाती हैं। जैसे मीथेन जो है ना बेटा, ये मार्श गैस है, ये आपके घरों में इस्तेमाल होने वाली जो जिससे आप खाना पकाते हैं सुई गैस, ये वो गैस है। और ये भी आपको वहीं मिलेगी जहाँ पे आपको कोल मिलेगा और पेट्रोलियम मिलेगा। तो नेचुरल गैस का भी टॉपिक ख़त्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाइड्रोकार्बन्स का यूज़, कि ये हाइड्रोकार्बन्स कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। यूजेस देखें, आप सिर्फ 3 यूजेस याद कर लें, लिखे हुए काफ़ी सारे होंगे लेकिन आपके एग्जाम्स में कभी भी यूजेस आते हैं तो वो 3 ही यूजेस आपके आते हैं। तो मैं आपको समझा देती हूँ, जो आपको आसान लगे वो आप याद कर लिएगा। यूजेस का जो जवाब है आपको, ये देखें इसके यूजेस हैं पेज नंबर 42 पे। अच्छा, मुझे जो है वो तो स्टार्टिंग के ही 4 आसान लग रहे हैं, आपको जो भी हों स्टार्टिंग 4 आप याद कर लें। पहला क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड खाने के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। देखिए हमने पढ़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड नेचुरल चीज़ों से पाया जाता है। नेचुरल चीज़ें क्या है, प्लांट्स और एनिमल्स। तो प्लांट्स और एनिमल्स क्या देते हैं आपको, एग, मिल्क, और आपकी दालें हो गया, आपकी क्या कहते हैं सीरियल्स हो गया, जैसे इसमें बताया हुआ है फूड फॉर ईट फ्रॉम द बेसिक बेसिस, डेली बेसिस पे आप जो भी खाते हैं, मिल्क हो गया, एग्स हो गया, मीट हो गया, वेजिटेबल्स हो गया एंड सो ऑन। ये तमाम चीज़ें आपके जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इन्हीं से आपके प्रोटीन बने हैं, आपके विटामिन्स बने हैं, आपके लिपिड्स बने हैं। तो पहला ये वाला पॉइंट आप कर लें। क्लोथिंग के लिए काम आता है। देखें आपको जो भी कॉटन है, सिल्क है, वुल है, ये कहाँ से आपको मिलती है, ये आपको पता है ना, ये आपको एनिमल्स की स्किन से मिलती है या आपको कॉटन वगैरह प्लांट से मिलती है। तो देखें ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। तो कह रहे हैं ये तमाम चीज़ें भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है एंड सेंथेसाइज, और इसको आप बाद में सेंथेसाइज करके, मतलब इसकी आप इनकी मदद से आप पॉलिस्टर बनाते हो, नेलॉन बनाते हो, एक्सेट्रा फाइबर्स आर यूज इन ऑल फॉर्म ऑफ क्लोथिंग। आप इसको यहाँ तक याद कर लें। तो कपड़े पहनने के लिए जो भी चीज़ें आप इस्तेमाल करते हो वो तमाम चीज़ें ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके अलावा आप जो घर में कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल करते हो, इसके लिए आप पॉइंट यहाँ से यहाँ तक याद कर लें। इट इज़ यूज टू बिल्डिंग एनी थिंग फ्रॉम बिल्डिंग टू फर्नीचर। कोई भी चीज़ घर वर बनाना है आपको या आपको फर्नीचर बनाना है, उसके लिए आपको लकड़ी का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये तमाम चीज़ें भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। वुड भी आपकी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके अलावा आप इसको मेडिसिन्स के लिए भी इस्तेमाल करते हो। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एंटीबायोटिक्स के तौर पे भी जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो ये 4 हैं, आपको इससे भी 3 जो है याद कर लें, वैसे तो आपको चारों ही याद हो जाएंगे।